हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एग्जाम नीति यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में बात करेंगे दिन भर के मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स के बारे में। तो ध्यान से देखिएगा इस पूरे वीडियो को। दोस्तों, अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं जिसमें करंट अफेयर्स पूछी जाती है, तो आप सबसे पहले करंट अफेयर्स देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। हम लोग रोज़ शाम को दिन भर के करंट अफेयर्स से यहाँ पर डिटेल में डिस्कस करते हैं। तो आपके आने वाले सभी एग्जामों के लिए हमारी ये डेली करंट अफेयर्स सीरीज़ काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगी। सो स्टार्ट करते हैं आज की करंट अफेयर अपने पहले क्वेश्चन के साथ। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करिएगा और उसके साथ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि इसी तरीके की वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है कि विश्व अंगदान दिवस कब मनाया जाता है। वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे कब मनाते हैं हम लोग, ये हमें यहाँ से बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि 13 अगस्त को। हर साल 13 अगस्त को वर्ल्ड ऑर्गन डोनेशन डे यानी कि विश्व अंगदान दिवस मनाया जाता है। तो ये इस बात से ध्यान रखिएगा, इस दिन को मनाने का मेन उद्देश्य ये है कि इंसान को मृत्यु के बाद अंगदान करने की प्रतिज्ञा दिलाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यानी कि लोगों को ये प्रोत्साहित करना है कि वो अपने जो अंग हैं, ठीक है, अपने जो ऑर्गन हैं उनको डोनेट करें, ठीक है, मृत्यु के बाद। तो अब सरकार ने, गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स निकाली हैं जिसमें अगर कोई भी व्यक्ति रजिस्टर करवा सकता है कि इस तरीके का कि अगर मेरी मृत्यु हो जाती है तो मेरे जो बॉडी पार्ट हैं उनको डोनेट किया जाए, या फिर मेरे जो आँख है उनको डोनेट किया जाए, ठीक है। तो इस तरीके का मतलब पूरा एक प्रोसेस अब गवर्नमेंट ने बना दिया, जो कि काफ़ी पहले से हो रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जानकारी के अभाव में या फिर कहीं कहीं पर धर्म की वजह से, कि कहीं कुछ धर्म अलाउ नहीं करते हैं कि आप अपने बॉडी पार्ट जो है इसी तरीके से डोनेट करें, तो लोगों को थोड़ा सा जागरूकता ना होने की वजह से आज भी जो लोग हैं वो इस चीज़ को ज़्यादा मतलब महत्व नहीं देते हैं। तो इसी चीज़ को लोग ज़्यादा महत्व दें, ये सब लोगों को बताने के लिए हर साल हम लोग 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाते हैं। इसी तरीके से विश्व रक्तदान दिवस भी मनाया जाता है, जब लोगों को प्रोत्साहित किया जाता है कि वो ब्लड डोनेट करें। तो ये 14 जून को मनाया जाता है, ठीक है। तो ये भी आप यहाँ से ध्यान रख सकते हैं। ऑलमोस्ट थोड़ा सा एक जैसे लगते हैं ये, ठीक है, कि दोनों हमारी बॉडी से रिलेटेड हैं, तो आपको ये दोनों चीज़ पता होनी चाहिए। मैं सोचा ये इसके बारे में मैं आपको बता दूंगा, तो एग्जाम में ये पूछा जाता है। तो यहाँ पर आप देख रहे होंगे मैंने बहुत से अलग अलग यहाँ पर से आपके लिए इमेजेस रखे हैं। तो इसमें से अगर हम देखें तो आँख जो है अब डोनेट किया जा सकता है। ऑलमोस्ट हमारी बॉडी का हर पार्ट जो है आप डोनेट किया जा सकता है, चाहे हम हार्ट की बात करें, किडनी की बात करें, इवन ब्रेन की भी बात करें, ठीक है। कई लोग ब्रेन डेथ हो जाते हैं, उनकी सांसें चलती हैं लेकिन उनका दिमाग नहीं चलता है, वो बिस्तर में पड़े रहते हैं। तो ऐसे लोग को ब्रेन की ज़रूरत भी होती है, तो उस कंडीशन में ब्रेन को भी डोनेट किया जा सकता है, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, एग्जाम के लिहाज से ये अच्छा क्वेश्चन बनेगा हमारा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसके द्वारा स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी का शुभारंभ किया गया। स्वच्छ भारत मिशन अकादमी, इसका जो शुभारंभ है, ठीक है, ये अभी रिसेंटली हमारे केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने इसकी शुरुआत की है। तो बी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। ये जो स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी है, इसकी जो शुरुआत है, इस अभियान, ये जो इसकी जो शुरुआत है, ये गंदगी मुक्त भारत अभियान के तहत किया गया है, ठीक है। गंदगी मुक्त भारत अभियान क्या है, तो ये सरकार, केंद्र सरकार के द्वारा चलाया गया एक अभियान है जिसका उद्देश्य है स्वच्छता के प्रति लोगों को जागरूक करना, ठीक है, और किस तरीके से उनको बोला जाए कि अपनी जो आदतें हैं उनको चेंज करें, ताकि आप जो है स्वच्छता को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट कर सकें। लोगों को खुले में शौच करने के लिए रोका जा रहा है, खुले में कूड़ा फेंकने के लिए रोका जा रहा है। तो कई और चीज़ें हैं जिनको आप, ये जो स्वच्छ भारत अभियान है इसके तहत किया जा रहा है। तो इसी अभियान के तहत जो है अभी रिसेंटली स्वच्छ भारत मिशन एकेडमी की शुरुआत की गई है, जो कि एक मोबाइल आधारित एक कोर्स है जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस तरीके से आप शौच मुक्त भारत बना सकते हैं। जो ठोस और जो तरल अवशिष्ट है, जो हमारा कचरा है, ठोस कचरा और सॉलिड कचरा और जो लिक्विड वाले फॉर्म में जो कचरा होता है, उसको कैसे आप जो है अलग अलग तरीके से ख़त्म कर सकते हैं, नष्ट कर सकते हैं, या फिर किस तरीके से उनको अलग अलग कर सकते हैं। तो ये पूरा जो है इस कोर्स में एक छोटा सा कोर्स बनाया है जिसमें ये सभी चीज़ें आपको बताई जाएंगी, ठीक है। तो ये आप यहाँ से ध्यान रखिएगा। आपके सामने यहाँ पर दिख रहे होंगे, ये हैं गजेंद्र सिंह शेखावत, और इन्हीं के द्वारा इसकी शुरुआत की गई है, ठीक है। ये मोबाइल ट्रेनिंग सेवा
का शुभारंभ इन्होंने यहाँ पर किया, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये ऑनलाइन कोर्स है छोटा सा, जो कि आपको स्वच्छता के बारे में बताएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि अगस्त 2020 में जीके मेनन का निधन हो गया। वे प्रसिद्ध थे। तो जीके मेनन ये बहुत फेमस पत्रकार थे। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रखिएगा, खेल पत्रकार थे ये। आप अपनी स्क्रीन पे यहाँ पर देख पा रहे होंगे। इंडियन एक्सप्रेस और द टाइम्स ऑफ इंडिया बहुत फेमस न्यूज़पेपर हैं इंडिया के। ठीक है, तो इनमें जो है इन्होंने काम किया। तो अभी इनका निधन हो गया 93 वर्ष की आयु में। ठीक है, खेल पत्रकार थे जीके मेनन। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की कि अगस्त 2020 में आरबीआई ने चेक से होने वाली धोखाधड़ी को रोकने के लिए किस सुविधा की शुरुआत की है। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि पॉजिटिव पे। अभी रिसेंटली आरबीआई ने चेक धोखाधड़ी को रोकने के लिए पॉजिटिव पे नामक सुविधा की शुरुआत की है। पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत किसी थर्ड पार्टी को चेक जारी करने वाले व्यक्ति अपने बैंक को अपने चेक का डिटेल भी भेजेगा। 50,000 रुपये से ज़्यादा रकम के चेक पॉजिटिव पे सिस्टम के तहत आएंगे। इस सिस्टम से एक तरह जहां चेक का इस्तेमाल ज़्यादा सुरक्षित बनेगा, वहीं चेक के क्लियरेंस में भी कम वक्त लगेगा। आसान भाषा में अगर मैं आपको यहाँ पर समझाऊँ तो इसका मतलब ये है कि अगर आप किसी भी व्यक्ति को चेक देते हैं, अगर वो चेक 50,000 रुपये से अधिक का हुआ, तो फिर आपको अपने बैंक को बताना पड़ेगा कि आपने किस आदमी को चेक दिया है और कितने अमाउंट का चेक दिया है। ठीक है, देखिए ये एक चेक का एक यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे छोटा सा मैंने आपके लिए एक फॉर्म, एक स्टैंडर्ड चेक है ये। ठीक है, ऑलमोस्ट सभी चेक ऐसे ही होते हैं। तो यहाँ पर जो है डेट होती है और आपका जो जिसके नाम से चेक होता है उसका नाम होता है और अमाउंट भरना होता है। इसके अलावा आपके साइन सिग्नेचर वगैरह होते हैं और नीचे चेक का नंबर भी आपके पास दिया होता है। ठीक है, तो हर बैंक के चेक जो है इसी तरीके के इसी फॉर्मेट में होते हैं। तो अभी तक क्या होता है कि आपने किसी आदमी को चेक दे दिया। पहले ज़माने में आप देखते होंगे ना कि किसी का मकान ख़रीदना होता था, कोई पैसे वाला आदमी आता था, या फिर आप उसको विलेन बोल सकते हो, आप पुरानी मूवीज़ में ज़्यादा दिखाते हैं ये। वो चेक देता था, ब्लैंक चेक, कि जितना अमाउंट चाहो उतना भर लो और ये मकान मुझे बेच दो, या फिर जितना चाहो उतना अमाउंट इसमें चेक में भर लो और मेरी बेटी को छोड़ दो। होता नहीं, गरीब आदमी को अमीर की बेटी से प्यार हो जाए तो उसको दूर करने के लिए वो किस तरीके से सिस्टम चलते थे कि मेरी बेटी से दूर रहो, जितना पैसा चाहिए उतना ले लो, चेक में भर लो। अब लेकिन इस तरीके का कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि आपको बैंक को बताना पड़ेगा कि भैया मैंने इस आदमी को जो चेक दिया है वो कितने अमाउंट का चेक है। ठीक है, पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी, उस आदमी का नाम क्या है या फिर उस फाउंडेशन का नाम क्या है जिस फाउंडेशन को मैंने ये चेक दे रखा है। तो अगर ये सभी बैंकों के लिए अलाउ है, मतलब सभी बैंकों के लिए कंपलसरी है। इससे पहले आईसीआईसीआई बैंक ने सेम इसी तरीके की सेवा आईसीआईसीआई बैंक चला रहा है, जिसमें 2016 से जो है ये इसी तरीके की सेवा चला रहा है। तो इसमें भी यही सिस्टम चलता है कि आपको अपने बैंक को पूरी जानकारी देनी होती है कि आपने किसको और कितने अमाउंट का चेक दे रखा है। अब भाई इस सिस्टम का पूरा फ़ायदा क्या होगा, तो इस सिस्टम का ये फ़ायदा होगा कि अभी तक क्या होता है कि आपने चेक में सिग्नेचर करके रख दिया मान लो कहीं पर। ठीक है, अब कोई आदमी आया, उसने आप वो चेक चुरा लिया और अमाउंट भर के वो पैसा निकाल लेगा। ठीक है, तो आपको पता भी नहीं चलेगा क्योंकि चेक में आपके सिग्नेचर रहेंगे और वो अमाउंट भर के आराम से पैसा निकाल लेगा। तो उस कंडीशन में दिक्कत रहती है। तो अभी क्या होता है कि अगर आपका चेक चोरी भी हो जाता है इस चीज़ को लागू होने के बाद, तो फिर अब बैंक के पास कोई डिटेल नहीं रहेगी कि आपने किसी को चेक दिया है या नहीं दिया है। तो जब बैंक वाले सर्च मारेंगे ऑनलाइन, ठीक है, तो वो देखेंगे कि आपने किसी को चेक दिया ही नहीं है, आपकी तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है बैंक को कि मैंने किसी को चेक दे रखा है, तो उस कंडीशन में आपका चेक जो है वो पास नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल में इसको 50,000 रुपये से ज़्यादा की रकम के मतलब रकम के लिए ही लगाया गया है। ठीक है, उससे कम में फ़िलहाल में ये नियम जो है लागू नहीं है। ठीक है, आप यहाँ पर से देख रहे होंगे ये कौन है, ये आरबीआई के गवर्नर है, शक्तिकांत दास इनका नाम है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 5वां है हमारा कि अगस्त 2020 में निम्नलिखित में से किसे ICRIER का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। अभी रिसेंटली ICRIER का नए अध्यक्ष बने हैं प्रमोद भसीन। तो ऑप्शन ए वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। आप यहाँ पर से देख पा रहे होंगे ये है प्रमोद भसीन। ठीक है, ICRIER के नए अध्यक्ष हैं। ICRIER का फुल फॉर्म क्या होता है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंडियन काउंसिल फॉर रिसर्च ऑन इंटरनेशनल इकोनॉमिक रिलेशंस। तो ये आपको यहाँ से ध्यान होना चाहिए। अध्यक्ष के रूप में ये इसर जज अहलूवालिया का स्थान लेंगे, जो कि आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। ठीक है,
तो ध्यान रखिएगा, जब भी एग्जाम में वैसे पूछा जाता है आपसे तो यही डायरेक्टली यही बन के आएगा क्वेश्चन कि ICRIER के नए अध्यक्ष कौन बने, तो प्रमोद भसीन बने। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर कुछ और पूछ लेगा तो इसका फुल फॉर्म पूछ लेगा, तो फुल फॉर्म आपको यहाँ पर दिख ही रही है। ICRIER की अगर हम बात करते हैं तो उसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और MD CEO हैं इसके डॉक्टर रजत कथुरिया। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की कि अगस्त 2020 में कोरोना वैक्सीन पर बने एक्सपर्ट ग्रुप की पहली बैठक किसकी अध्यक्षता में हुई। इसका सही आंसर ऑप्शन बी वाला है, यानी कि डॉक्टर BK पॉल। अभी रिसेंटली कोरोना वायरस से रिलेटेड जो वैक्सीन बन रही है उसको लेकर एक बैठक का आयोजन हुआ था और इसकी अध्यक्षता की थी नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर BK पॉल ने। ठीक है, तो ये आप यहाँ से याद रख सकते हैं, डॉक्टर BK पॉल आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। इस बैठक में कोरोना वैक्सीन उपलब्ध कराने और उसकी डिलीवरी करने के तंत्र बनाने पर चर्चा हुई। जब कोरोना हम लोग वैक्सीन बना लेंगे, जैसे कि आप सभी को पता होगा कि भारत में कुछ वैक्सीन हैं जो कि ट्रायल पे चल रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा भी हुआ है कि ICMR ने अभी बताया है कि भारत में 3 जो है वैक्सीन अलग अलग चरणों में क्लिनिकल ट्रायल पर चल रही हैं, जिसमें से 3 जो टीके हैं वो अलग अलग कंपनियों, जिसमें कि बायोटेक वैक्सीन, जाइडस कैडिला और ऑक्सफोर्ड वैक्सीन। तो ये अलग अलग जो है 3 वैक्सीन हैं जो फ़िलहाल में ट्रायल पे हैं। तो कैसे अगर ये वैक्सीन बन जाती तो कैसे लोगों तक इन वैक्सीन को पहुंचाया जाएगा, उन्हीं सब चीज़ों के ऊपर इस बैठक में बात की गई है। बैठक की अध्यक्षता की डॉक्टर BK पॉल ने। इसके बाद बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7वें की कि अगस्त 2020 में किस इंश्योरेंस कंपनी ने विशेष रिवाइवल अभियान के तहत कुछ खास योजनाओं की पॉलिसी को दोबारा शुरू करने के लिए अभियान चलाया है। इसका सही आंसर ऑप्शन ई वाला है, यानी कि LIC। अगर आपका भी LIC में किसी तरह का कोई इंश्योरेंस था जो कि आप समय पर प्रीमियम भरने की वजह से आपको वो बंद करनी पड़ी थी, तो आपको एक मौका दिया जा रहा है कि आप उस LIC को उस अपनी जो पॉलिसी है उसको दोबारा से शुरू कर सकते हैं। LIC 10 अगस्त से 9 अक्टूबर तक एक अभियान चला रहा है जिसमें कि जो बंद हो चुकी जो पॉलिसी हैं उनको एक बार फिर से शुरू किया जाएगा। हालांकि इसमें कुछ टर्म एंड कंडीशन भी हैं। जो आपकी पॉलिसी है वो करीब उसको बंद हुए 5 साल से अधिक टाइम का समय होना चाहिए, मतलब 5 साल से अधिक का समय होना चाहिए। ठीक है, तो कुछ इस तरीके की छोटी मोटी जो है इसमें टर्म एंड कंडीशन भी है, लेकिन यहाँ पर LIC ने ये शुरू किया है। हमें ये पता होना चाहिए, हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो जाएगा भाई इतना ही पॉइंट। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8वें है कि देश का पहला राज्य कौन सा है जहाँ पर शहरी निवासियों को वन भूमि अधिकार पत्रक प्रदान किए गए। दोस्तों ऐसी क्वेश्चन मैं सेम आपको कुछ दिन पहले भी करवाया था, मैंने 2-3 दिन पहले का हमारा ये क्वेश्चन था। क्या था क्वेश्चन, मैं अभी आपको बताता हूँ। सबसे पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका आंसर जो सही है वो है छत्तीसगढ़। ठीक है, छत्तीसगढ़ देश का ऐसा पहला राज्य बन गया है जहाँ पर जो शहरी निवासी हैं उनको भी वन अधिकार पत्रक दिए गए हैं। छत्तीसगढ़ का एक नगर निगम है जिसका नाम है जगदलपुर नगर निगम। ठीक है, तो ये अगर आपसे क्वेश्चन मान लीजिए इस तरीके से बन के आ जाता है कि देश का पहला नगर निगम कौन सा है जिसने शहरी निवासियों को वन अधिकार पत्रक दिए हैं। ठीक है, यानी कि वनों के अधिकार दे दिए हैं। ठीक है, तो जगदलपुर नगर निगम हो जाएगा जो कि छत्तीसगढ़ में है। ठीक है, जगदलपुर नगर निगम ने 11 आदिवासियों को वन भूमि के अधिकार पत्र दिए हैं। मैंने आपको जैसे कि अभी मैं बोला कि मैंने 2-3 दिन पहले आपको इसी तरीके का क्वेश्चन करवाया था जिसमें मैंने आपको बताया था कि जो छत्तीसगढ़ सरकार है वो वहाँ पर एक योजना लेके आ रही है जिसमें कि वो छोटे छोटे मतलब 10 से 12 लोगों का एक टीम बनाएगी, 12 से 13 लोगों की, और उनको वनों का अधिकार देगी। वो मतलब अपने तरीके से वनों को मैनेज कर सकते हैं, पूरे गांव के लोगों को या फिर जो क्षेत्र के जो लोग हैं उनको प्रोत्साहित कर सकते हैं कि वो वनों में पेड़ लगाएं जो कि हमारे लिए फ़ायदेमंद हो। जैसे कि सेब के पेड़ लगा दिए, या मतलब मौसम के हिसाब से किस मौसम में कैसे पेड़ हो सकते हैं किस जगह पे, तो उनसे जो उत्पादन होगा, ठीक है, उनको वो बेच सकते हैं और मुनाफा कमा सकते हैं। तो इससे गवर्नमेंट को भी फ़ायदा होगा क्योंकि हरियाली फैलेगी। ठीक है, और लोगों को भी फ़ायदा होगा कि उनका जो काम धंधा है वो अच्छे से चल जाएगा। ठीक है, तो छत्तीसगढ़ में इस तरीके की योजना लाई गई है, तो यहाँ पर शहरी लोगों को भी अधिकार दिए गए हैं वन क्षेत्रों का। ठीक है, तो वो रखवाली कर सकते हैं और इसके अलावा छोटी मोटी जो खेती है बिना जंगलों को नुकसान पहुँचाए वो कर सकते हैं। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हैं, राज्यपाल अनुसुईया उइके हैं। अगर मैं आपको छत्तीसगढ़ दिखाऊं यहाँ पर, तो यहाँ पर से अगर हम देखते हैं, मैप छोटा हो गया है, इसको मैं थोड़ा सा, ठीक है अब दिख रहा है क्लियर।
तेलंगाना से सीमा लगती है छत्तीसगढ़ की, इसके अलावा महाराष्ट्र से लगी हुई है, मध्य प्रदेश के साथ लगती है, उत्तर प्रदेश के साथ लगती है, साथ ही साथ झारखंड और उड़ीसा के साथ भी मध्य प्रदेश की सीमा लगी हुई है। अगर आप यहाँ पर से देखेंगे तो हल्का आंध्र प्रदेश भी छत्तीसगढ़ से लगता है। तो ये चीज़ आप यहाँ से ध्यान रखिएगा, अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाता है तो आपको क्लियरली ये सब चीज़ें पता होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 9 है कि अगस्त 2020 में किस राज्य में YSR चयूता योजना की शुरुआत की गई है। YSR चयूता योजना की शुरुआत अभी रिसेंटली आंध्र प्रदेश में की गई है, यानी कि ऑप्शन डी वाला यहाँ पर से बिल्कुल सही है। जितनी भी YSR योजना होती हैं वो सब आंध्र प्रदेश की योजनाएं होती हैं, ठीक है। YSR चयूता योजना की जो शुरुआत है वो आंध्र प्रदेश में की गई है। ये जो योजना है इसके अंतर्गत अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़े वर्ग और जो अल्पसंख्यक समुदाय हैं उनकी 23 लाख से ज़्यादा महिलाओं को इस योजना का लाभ मिलेगा। योजना क्या है? तो योजना ये है कि जो महिलाएं हैं उनको हर साल 18,750 रुपये का इंसेंटिव जो है सरकार देगी, इतने रुपए की सहायता राशि देगी हर साल। तो अगर 4 साल अगर हम इसको देखें तो करीब सरकार 4 साल में अगर टोटल मिला दिया जाए तो मतलब सरकार के लक्ष्य के अधिकतम 75,000 रुपये जो है 4 साल में महिलाओं को दिए जाएंगे, ठीक है। उनको सहायता राशि दी जाएगी ताकि वो कोई काम धंधा वगैरह शुरू करना चाहें तो वो कर सकती हैं, ठीक है। तो 4 साल में 75,000 रुपये देने का लक्ष्य रखा है और हर साल सरकार की योजना है कि करीब 18,750 रुपये महिलाओं को देंगे, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 10वां है कि किस राज्य में 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना लागू की गई है, ठीक है। 2 अक्टूबर से की जाएगी, 2 अक्टूबर से अरुणोदय योजना जो है वो कौन से राज्य में की जाएगी, हमको यहाँ से ये बताना है। योजनाएं जो है मैं इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाऊंगा, तो जो प्रमुख योजनाएं हैं वो ज़रूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए वाला, यानी कि असम में। असम सरकार एक योजना शुरू करेगी 2 अक्टूबर से, ठीक है। और अरुणोदय योजना जो है इस योजना का नाम है, ध्यान रखिएगा। इस योजना के तहत आवश्यक वस्तुएं खरीदने के लिए जिन परिवारों को चुना जाएगा, जो पात्र परिवार हैं, जो सरकार द्वारा इस योजना के लिए जो मापदंड बनाए गए हैं उनको जो पूरा करेंगे उनको हर महीने 830 रुपये जो है दिए जाएंगे और योजना का लाभ 17 लाख परिवारों को मिलेगा। तो जो आवश्यक सामान है मतलब पोषण से रिलेटेड वो अपने लिए खरीद सकते हैं इस 830 रुपये में, ठीक है। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। असम की राजधानी दिसपुर है, मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल हैं और राज्यपाल हैं जगदीश मुखी। क्वेश्चन नंबर 11वां है कि अगस्त 2020 में किस देश ने जापान के साथ $3.1 बिलियन के ऋण पैकेज पर हस्ताक्षर किए हैं। तो अभी रिसेंटली जापान के साथ बांग्लादेश ने एक ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह अब तक का सबसे बड़ा ऋण समझौता है जो कि बांग्लादेश ने जापान के साथ किया है। $3.1 बिलियन का ये ऋण समझौता है। इस ऋण समझौते में बांग्लादेश की 7 अलग अलग परियोजनाओं के लिए पैसा दिया जाएगा। मैंने यहाँ पर परियोजनाओं के नाम नहीं लिखे हैं क्योंकि वो ज़रूरी भी नहीं है और पूछे भी नहीं जाएंगे आपसे, तो फालतू में ज़्यादा से ज़्यादा लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो बस आप यहाँ से ये चीज़ ध्यान रखिएगा। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि जापान 2012 से बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय ऋणदाता रहा है। ये जापान की मुद्रा येन है, तो येन में ये लोन देता है और अगर हम डॉलर में देखें, अमेरिकी डॉलर के हिसाब से, तो करीब 22 बिलियन अमेरिकी डॉलर जो है वो दे चुका है जापान बांग्लादेश को, ठीक है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 12वां है, 13 कर लीजिएगा। 13 अगस्त को किस राज्य में पैट्रियट्स डे मनाया गया, देशभक्त दिवस जो है वो किस राज्य में मनाया गया है 13 अगस्त को। तो इसका सही आंसर ऑप्शन डी वाला है, यानी कि मणिपुर में। यहाँ पर याद रखिएगा कि मणिपुर में देशभक्त दिवस हर साल मनाया जाता है 13 अगस्त को। ये दिवस उन नायकों को याद करने के लिए मनाया जाता है जिन्होंने एंग्लो मणिपुर युद्ध 1891 में अपने प्राणों की आहुति दी थी। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि 1891 में मणिपुर साम्राज्य के जो राजकुमार थे टिकेंद्रजीत, इनको 13 अगस्त के दिन जो है मतलब सार्वजनिक रूप से मौत की सज़ा दे दी गई थी, फांसी इनको दे दी गई थी, ठीक है। तो हर साल इसीलिए जो है मणिपुर में 13 अगस्त को देशभक्त दिवस या पैट्रियट्स डे मनाया जाता है, ठीक है। मणिपुर की राजधानी इम्फाल है, मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह हैं, राज्यपाल नजमा हेपतुल्ला हैं। प्रमुख आकर्षण केंद्रों की अगर हम यहाँ पर से बात करते हैं तो केबुल लामजो नेशनल पार्क, ये आपको
मणिपुर पे मिलता है और लोकटक झील जो है ये भी मणिपुर में है। ठीक है, यहाँ पर कहा जाता है कि इस झील के ऊपर जो है कई छोटे छोटे टापू टाइप के बने हुए हैं, तैरते हुए जो है टापू बने हुए हैं। तो ये केबुल लामजो नेशनल पार्क है वो लोकटक झील में ही स्थित है। ठीक है, तो इस हिसाब से ध्यान रखना होगा, दोनों ही एग्जाम में पूछे जाते हैं और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। चलिए इसके बाद बात करते हैं आपके लिए कल के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट करके बताना था। मैंने आपसे पूछा था कि विशेष कोड टू विन नामक पुस्तक के लेखक कौन है, तो काफ़ी सिंपल था इसका आंसर, निरुपमा यादव बिल्कुल सही आंसर था। ठीक है, निरुपमा यादव की ये पुस्तक है और 29 अगस्त को ये पुस्तक लॉन्च होने वाली है। भारत की जो सबसे युवा बास्केटबॉल टीम के कप्तान है विशेष भृगुवंशी, इनके ऊपर जो है इस पुस्तक को लिखा गया है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों बात करते हैं आपके लिए आज के प्रश्न की। इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं। आपके लिए आज का प्रश्न है कि अगस्त 2020 में पाकिस्तानी कोर्ट ने कुलभूषण जाधव मामले में कितने न्याय मित्र नियुक्त किए हैं। सो इसका आंसर भी कमेंट करके बताइए और साथ में मुझे बताइए कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू सो मच इस वीडियो को देखने के लिए। अगर आपको कोई चीज़ इसमें समझ में ना आई हो तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।